जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी भी आप लोग बढ़िया से करेंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं का जो गणित है वास्तविक संख्या अध्याय 1 इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं और इसमें हम लोग जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, जो एग्जाम में आप लोग कैसे पूछेगा सेम उसी के पैटर्न पे इसमें हम प्रश्नों को लिए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। और पहला प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना। तो देखिए, अगर जब भी आपसे पूछे कि 0 और 50 या 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, तो देखिए हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका दो तरीका है। एक तो पहला तरीका है कि जो अंतिम पद दिया रहेगा, तो जिसमें हमारा अंतिम पद क्या है 50, तो देखिए जो अंतिम पद दिया रहेगा उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 2 से डिवाइड करने का तरीका है कि हमें पता है कि जो सम और विषम उसके जो अंतर होता है क्या होता है 2 होता है, इसीलिए तो इसमें का जो अंतिम पद क्या है 50 और 50 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक तो इस तरह से निकालेंगे और दूसरा क्या तरीका है कि अंतिम पद क्या है 50, ठीक है, हम जो अंतिम पद होगा उसमें से प्रथम पद को घटाएंगे, तो हमारा अंतिम पद 50 है और प्रथम पद क्या है 0, तो 50 में से 0 घटाकर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से भी हमारा आंसर क्या आएगा 25 आएगा। तो ठीक है, दो तरीका है। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या की जो संख्या हो वो क्या होगा 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की, और ये दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि 5, 15 और 20 के लसह, देखिए लसह और किसका मसह, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। तो देखिए जब भी पूछे तो हम क्या करते हैं, पहले 5 है, फिर 15, फिर क्या है 20 है। तो 5 है तो 5 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 1 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद से 15 का निकालेंगे तो क्या होगा 3 गुने क्या हो जाएगा 3 गुने 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 20 का निकालें, देखिए 20 का हम या तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 5। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ यह होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड में जो सब में मिले, जैसे देखिए इसमें 5 इसमें 5, तीनों में 5 है, तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद से इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि देखिए इस सब में 5 है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, जो बचा हुआ है जैसे एक छोड़ देंगे 3 और क्या है 5, तो यहाँ पे हम 3 गुने फिर क्या लिखेंगे 3 गुने क्या लिखेंगे 3 गुने 4, तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा 60, यानी हमारा जो एचसीएफ है वो क्या है 5, एलसीएम क्या हो गया 60। और हमसे पूछा क्या, देखिए एलसीएम और एचसीएफ, यानी पहले एलसीएम उसके बाद से एचसीएफ हमसे पूछा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो पहले एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया है 60, तो हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जगह है कि हम यहाँ पे इसी देखिए एचसीएफ 60 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60। ठीक है, और एचसीएफ कितना है, एलसीएम 60 है और एचसीएफ कितना है 5, तो हम 5 से डिवाइड, तो क्या होगा 12 और नीचे 1, यानी क्या हो जाएगा 12:1, यानी जो 5, 15 और 20 का जो एलसीएम और एचसीएफ यानी लसह जो मसह इसका अनुपात हो जाएगा 12:1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, तो प्रश्न संख्या 3 यह है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय का मतलब कि यह इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं माने परिमेय। तो देखिए √10, तो √10 हमारा क्या है, यह अपरिमेय है और हमको देखना अपरिमेय नहीं। √24 ये भी क्या है अपरिमेय है। √35 जो कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और यहाँ पे जो क्या है 121 रूट में, तो 121 का क्या होता है वर्गमूल 11, तो यही जो है क्या है अपरिमेय नहीं है, ये क्या है परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी रूट में 121 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या है 4, दो संख्या ए, सॉरी यहाँ पे देखिए मिसफी, यहाँ पे ए का मान पूछा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे ए होना चाहिए, यानी दो संख्या ए और 18 का लसह 36 तथा मसह 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हर एक बार इसके आधार पे एक सवाल पूछता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको एक फॉर्मूला पता है, दो संख्या यानी दो संख्या हमारा क्या हो सकता है
तो दो संख्या हमारा ये हो सकता है, पहला संख्या को ये मान लेते हैं और दूसरी संख्या को बी। तो ए गुने बी बराबर हमें पता है क्या होता है, एलसीएम और गुने क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो देखिए दो संख्या, तो पहला संख्या को तो ये माना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 18 और बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है 36, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 36, और मसा एचसीएफ क्या है 2 है। तो जब यहाँ से ये का मान पूछ रहे तो हम ये बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो 36 है ना, तो 36 गुने 2 और बाटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं कितना मत में कटेगा 2, और 2 में 2 से गुना करते क्या हो जाएगा 4। यानी दो संख्या ए और 18 का जो लसअ और मसअ इतना दिया तो का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अभाज्य संख्या को नहीं दर्शाया है, यहाँ पे उसको माना है कि कोई भी दो संख्या हो। अब जैसे दो संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसे संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। तो देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना वो 2 होती है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो क्यों, क्योंकि दो सम हुए और सबसे छोटी जो सम संख्या होता है वो क्या होता है 2 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होता है। तो एक हमारा नहीं होता, क्योंकि एक का जो गुणनखंड निकालता है वो सिर्फ 1 होता है, इसलिए एक तो अभाज्य संख्या होता नहीं। तो हम अगर देखिए कोई भी दो अभाज्य संख्या लेंगे और उसका जब मस यानी एचसीएफ निकालेंगे तो ध्यान रखना हमेशा क्या होता है एक ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य, देखिए सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, ये दोनों का हमसे क्या पूछा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है ये 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य क्या होता है, तो देखिए अभाज्य संख्या तो बताया कि जिसका 2 गुणनखंड, और भाज्य संख्या में होता है कि जिसका 3 और 3 से अधिक गुणनखंड हो। तो देखिए जो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है 4 होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और हमसे पूछ रहे इसका गुणनफल, यानी दोनों का कीजिए गुना। तो 2 में अगर हम 4 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोला ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के गुणनफल, यहाँ पे गुना के जगह आपसे प्लस भी कर सकता है, तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन जब गुणनफल पूछा तो गुना करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, क्या है कि निम्न में कौन सी अभाज्य है 29 है या 25 है या 16 है या 15 है। तो देखिए 25 का 2 गुणनखंड नहीं 2 से अधिक होता है। ठीक है, और इसके बाद से क्या होता है 16 का भी 2 से अधिक गुणनखंड होता है, और 15 का भी। 29 जो होता है इसी का कितने गुणनखंड होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा क्या 29। तो अभाज्य संख्या केवल 2 ही गुणनखंड वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है, 3.27 है, यानी 3.27 बताना है कि क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है, एक प्रकीर्य संख्या है, कोई नहीं। तो देखिए और क्या है ना, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या वही होता है जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में। बस q का मान जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो 3.27 है यह क्या है, एक परिमेय संख्या। देखिए इस पे ऐसे भी सवाल पूछता है, कैसे, तो आपको बता दे, इसका आंसर ये होगा परिमेय संख्या। देखिए 3 तरह से इसमें सवाल पूछता है, एक तो 3.2 5 मान लीजिए, इसके ऊपर एक रिंग। तो देखिए अगर एक रिंग वाला भी होता है वो भी परिमेय होता है, और ऐसे कि दशमलव के बाद 1-2 संख्या के बाद लगातार एक ही संख्या का पुनरावृत्ति होता है, वो भी क्या होता है परिमेय। अपरिमेय एक ही कंडीशन में होता है कि अगर कोई भी संख्या दशमलव में, जैसे मान लीजिए 0, और फिर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 0, यानी एक संख्या के बाद एक अंक के बाद जो दूसरे अंक का अगर लगातार पुनरावृत्ति हो तो परिमेय नहीं होता, वो क्या होता है अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इस पे 3 तरह के सवाल पूछता है, ध्यान रखना, और इससे जरूर एक सवाल पूछेगा, ध्यान रखना, हर एक साल पूछते आता है। तो 3.27 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है कि किसी पूर्णांक n के लिए सम संख्या का रूप। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक को क्या माना है, तो हमें बता दें। देखिए पूर्णांक संख्या n माना है
तो कोई भी सम संख्या है उसका हमेशा जो व्यापक रूप होता है वह pn के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे n एक पूर्णांक है, अगर यहाँ पे पूर्णांक को n माना है तो इसीलिए यहाँ पे pn लिखे। देखिए अगर यहीं पे कहता है किसी पूर्णांक p के लिए सम संख्या का रूप, तो यहाँ पूर्णांक को p मानेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p पे ध्यान रखना है। तो किसी पूर्णांक n के लिए सम संख्या, तो सम संख्या व्यापक रूप क्या होगा, pn होगा। जब पूर्णांक pn हो तो हमारा, तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। 10 क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए याद रखना है कि कोई भी दो परिमेय संख्या हो इसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या है कि रूट 2 एक है, तो रूट 2 क्या है, तो देखिए रूट 2 हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो देखिए 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, में कितना हो अगर आप अभाज्य संख्या लेते हैं तो हमेशा जो उसका HCF यानी जो मौसा आता है हमेशा क्या होता है, एक ही आता है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 13 क्या है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, मैं बताना इसमें कौन परिमेय संख्या, तो देखिए रूट 2, रूट 3 क्या है, कहते हैं अपरिमेय है, तो ये होगा नहीं। 2 रूट 2 तो भी क्या है, अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर कोई भी संख्या एक अपरिमेय हो और इसके साथ आप जोड़ घटाव कीजिए तो हमेशा अपरिमेय होता है। तो 2 रूट 2, तो 2 तो है यहाँ पे, 2 क्या है, ये तो 2 सिर्फ जो रूट के बाहर है यह परिमेय है, लेकिन जो रूट में है ये अपरिमेय है, तो इसीलिए ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, परिमेय। रूट 25, हाँ इसका वर्गमूल क्या होगा 5, तो ये हमारा क्या होगा, रूट 25 जो हो जाएगा वह एक परिमेय संख्या, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, देखिए सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 डैश अनंत तक जाएगा। तो कोई भी दो, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है कोई भी दो को अगर हम सम संख्या लेते हैं और उसका जब HCF निकालते हैं तो ध्यान रखना 2 ही आता है। लेकिन यहीं से एक प्रश्न आएगा कि 2 यहाँ पे सम को जगह विषम कर देगा तो क्या होगा, तो भी 2 ही आएगा, लेकिन एक सम और एक विषम, तो हमें याद रखना कि एक अगर सम हो और दूसरा विषम हो तो उसका जो HCF होता है वह क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सम पूछा है तो दो क्रमिक यानी कोई भी दो लगातार सम संख्या लेंगे तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो प्रश्न संख्या क्या 15। 15 क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b, कोई भी पूर्णांक a और b दो संख्या है और मसा गुना लसा तथा के लिए मसा गुना ए बी लसा यानी निम्न से किसके बराबर है। तो बताया ना, देखिए दो संख्या a गुना b तो किसके बराबर होता है, वह होता है HCF, या पहले एलसीएम लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोड़ और घटाना क्रम में नियम लागू होता है। तो एलसीएम गुना HCF यानी कोई भी दो संख्या a गुना b HCF और एलसीएम के रहता है बराबर होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपको क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बी यानी a गुना b होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक में से किसके परिकलित, यानी जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो किसको ज्ञात करने के लिए होता है, तो एलसीएम के HCF या भागफल या शेषफल, एलसीएम यानी लसम। तो देखिए जो यूक्लिड विभाजन होता है वो हमेशा क्या ज्ञात करने के लिए होता है, HCF यानी मसा ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। पाई है, तो देखिए ये तो पता हमेशा पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ जो पाई का जो मान होता है 22/7 ये क्या होता है, यह परिमेय होता है, लेकिन पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय माने अपरिमेय नहीं परिमेय होना चाहिए। तो देखिए रूट 3 ये परिमेय है, रूट 75 ये भी परिमेय है, रूट 7 ये भी परिमेय है, और यही जो है क्या है, यह यही जो है अपरिमेय नहीं है, क्योंकि यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। देखिए रूट 25 यह अपरिमेय नहीं यानी ये परिमेय है। और हमसे सवाल देखिए उल्टा पूछा है, अपरिमेय नहीं यानी अपरिमेय नहीं होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो रूट जो 25 है वही क्या है, परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। क्या है कि रूट 3 और रूट 5 है, तो देखिए रूट 3 और रूट 5, देखिए रूट 3 ये भी अपरिमेय, रूट 5 ये भी अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इसका आखिरी प्रश्न है
प्रश्न संख्या 20 5.2333 है। तो इसके पहले बताया कि देखिए क्या होता है ना कि दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या और उसका लगातार पुनरावृत्ति होते जाता है तो वह हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न है और इसी देखिए या तो सेम पूछेगा ना तो सेम इसी के आधार पर प्रश्न आपको पूछेगा। तो इसलिए इस वीडियो का पूरा देखिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।